नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे ओबीसी आरक्षण की, जो पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। सिर्फ ओबीसी वर्ग ही नहीं बल्कि तमाम, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या सामान्य वर्ग के लोग हों, इस ओबीसी आरक्षण के पेच में सारे के सारे लोगों की खुशियां भी आ रही हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 2 याचिकाओं को रिकॉल किया है, यानी कि जो हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भेज दी थी फरवरी में इन याचिकाओं को सारी, उनमें से 2 याचिकाओं को कहा है कि ये जरूरी और ये बड़ी याचिका है, इन्हें हम सुनेंगे, इनकी सुनवाई हम करेंगे और 2 अप्रैल से उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। मामला क्या है ये आपको बताएंगे और क्यों ये बहुत जरूरी है। 87-13 का फॉर्मूला जो करीब करीब सीधे 9 से 10 हजार ओबीसी वर्ग के लोगों के रोजगार और उनकी नौकरी से जुड़ा है, जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 9000 ओबीसी वर्ग के लोगों को तुरंत नौकरी मिल जाएगी। और अब जब ये 87-13 के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, तो क्या हम ये मान के चलें कि आरक्षण का ये जो पेच था, जो इतने सालों से उलझा हुआ था, ये जल्द सुलझने वाला है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर सियासत कैसे हो रही है। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर के 27% कमलनाथ की सरकार के तत्कालीन सरकार ने विधेयक लाकर किया था। बाद में हाईकोर्ट में इसे चैलेंज कर दिया गया और तब से बीजेपी की सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आधी अधूरी तैयारी के साथ कमलनाथ जी लेकर के आए थे इस विधेयक को, उसे एग्जीक्यूट कराया जा सके, लेकिन कोर्ट में यह मामला टिक नहीं पा रहा, अटक गया है। अब इस मामले पर एक दूसरे पर दोनों हमलावर हैं। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। भाजपा और आरएसएस ने कभी पिछड़ों के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। पिछड़ों को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया और उसको बढ़ाकर 27% भी कमलनाथ जी की सरकार ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने षड्यंत्र के तहत खरीद फरोख्त के माध्यम से उनकी चलती हुई सरकार को गिरा दिया और इससे पिछड़ों का ये नुकसान हुआ कि इन्होंने उसको न्यायालय पहुंचा दिया प्रकरण को, जबकि स्पष्ट रूप से सारे दस्तावेज शामिल होकर नोटिफिकेशन जारी हो गया था तो उनको आरक्षण मिल ही जाता, लेकिन सरकार ने जानबूझ करके इसको न्यायालय में पहुंचाया। मध्य प्रदेश का पिछड़ा वर्ग का हर व्यक्ति, क्योंकि उसकी पदोन्नति पर उसको आरक्षण नहीं मिल पाया, उसकी भर्तियों में आरक्षण नहीं मिल पाया 27%, तो वो निश्चित रूप से आक्रोशित है और आने वाले चुनाव में आपको सबक जरूर सिखाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से न्यायपालिका के निर्णयों पर भी असंतोष और अविश्वास जाहिर कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को आरक्षण देने वाले इस एक महत्वपूर्ण विधेयक की सुनवाई अब स्वयं करने का निश्चय किया है, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश की सरकार प्रयत्नशील थी। चूंकि हाईकोर्ट से अगर निर्णय भी होता तो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी जाती, लेकिन ऐसी स्थिति में जब स्वयं सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में निर्णय लेगा तो आने वाले वक्त में उसके क्रियान्वयन में सरलता रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूती से न्यायालय में लड़ाई लड़ी और लगातार हम पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरीके से कृत संकल्पित हैं। और आइए अब सीधे सवाल का रुख करते हैं। आज के सवाल क्या है, अपने दर्शकों को हम ये सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने। सवाल देखिए, ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की फिर एंट्री। 87-13 मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, बाकी 103 याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट करेगी। एमपी में आरक्षण की गुत्थी जल्द सुलझेगी। कांग्रेस बोली जानबूझकर मामले को अटका रही सरकार। बीजेपी बोली हमें बस अदालत के फैसले का इंतजार। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी के साथ एससी एसटी जनरल का भी होगा भला, क्योंकि ये पेच सुलझा तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और आइए सीधे रुक करते अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, पहले तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के वकील याचिकाकर्ता की ओर से और ओबीसी महासभा की जो ये पूरी डिमांड है ओबीसी वर्ग की, उसकी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं वरुण ठाकुर जुड़ गए हैं। उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरुण जी, वेलकम टू माय शो। आज हमारे साथ इस पूरे मामले के अब आने वाले जो पहलू होंगे उसकी तकनीकी बारीकियों को समझने के लिए संविधान विशेषज्ञ, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, देश के प्रख्यात अधिवक्ता संजय चड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता आनंद जाट जी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले पर वरुण ठाकुर जी का रुख करूंगा। वरुण जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आज का जो मामला ये सामने आया है, बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि
87-13 जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न था, उसे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उसकी खुद सुनवाई करने जा रहा है। सर, मामला तो मैं अच्छा और बुरा नहीं कह सकता हूं। जिस तरीके से सरकारों द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है, चाहे वो पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, सुलझाने की बिल्कुल उसकी मंशा नहीं दिखती है। क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जब एक्ट इनेक्ट होने के बाद में इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी तरीके का स्टे ना होने के बावजूद एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है जिसमें 13% होल्ड कर दिए जाते हैं। उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे चैलेंज किया जाता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। उस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट सही ठहराती है क्योंकि ये टेम्परेरी अरेंजमेंट कहती है। उसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की। इसमें जो ओबीसी वर्ग के लोग थे वो ही पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दूसरा बात है, जब 19 फरवरी को ये ऑर्डर हो गया, उसमें ये चीजें इंगित करानी चाहिए थी कि लगभग 55 मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट क्या डिसाइड करेगा जब ऑलरेडी इतने सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में थे? तो ये सारे बिंदु मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं रखे गए क्योंकि ये सारी पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल 1 या 2 हो सकते थे, मगर ये सारी की सारी पिटीशन थी। तो इसमें ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को आना चाहिए था आगे बढ़ के, और ये जो त्रुटि थी इनको सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। मगर ये सब चीजें रखने में मध्य प्रदेश सरकार फेल हुई है। और मुझे उम्मीद है कि जो 2 अप्रैल को जो सुनवाई शुरू होगी, जिसमें टाइम शेड्यूल में फिक्स होगा कि किसको कितना टाइम मिलेगा, उसके बाद जो 16 तारीख से निरंतर से हेयरिंग होगी, इसमें किसी तरीके का अड़ंगा अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम इंटरिम अरेंजमेंट के तौर पे 13% जो होल्ड है उनको अनहोल्ड कर देते हैं और बाकी मैटर हम रिमांड कर देते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए। तो ये जब ये हेयरिंग हो रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से टाइम लिया गया था। उस टाइम पे बिहार इलेक्शन थे, उन्होंने कहा था नहीं, एक 1 वीक का टाइम उन्होंने मांगा था। उस 1 वीक के बाद में एकदम सिनेरियो बदल गया और आज स्थिति ये है कि जहां 2019 में खड़े थे आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। और जो 6-6 साल से ऊपर जो जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं जिन बच्चों के, आज भी वो अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार ओबीसी वर्ग के लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें जनरल वर्ग के लोग भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी होल्ड कर रखा है। तो ये दोनों साइड्स, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों चाहे ओबीसी वर्ग के हों, दोनों लोगों के साथ छलावा हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आनंद जी आपके पास आता हूं। आनंद जी, देखिए मामला बड़ा पेचीदा है और फंस गया है। अब ये 2 याचिकाएं खासतौर से कहा है सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद सुनवाई करेगा, और जिस तरह से आश्वस्त हैं वरुण जी, वो कह रहे हैं कि हमें सरकार से तो राहत नहीं मिल रही लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से अब जल्द ही न्याय मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि उतनी जल्दी होगा? क्योंकि कई बार हम इस तरह की उम्मीदें बांध चुके हैं और फिर हर बार हमें एक तारीख मिल जाती है, या मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है या सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट चला जाता है। इन्हीं चक्करों में सब उलझा हुआ है। देखिए अभिलाष जी, बड़ा अच्छा आपका विषय है और ये पिछड़े वर्ग के बारे में भाजपा जितना विरोध कर सकती है, जितना पिछड़े वर्ग के हकों को रोकने की कोशिश करती है, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि पिछड़े वर्ग के खिलाफ अगर कोई इस देश में है तो वो भाजपा है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में जुलाई 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में विधानसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया था, तो भाजपा के विधायकों ने सदन के अंदर इसका विरोध किया था। लेकिन चूंकि बहुमत कांग्रेस पार्टी का था, इच्छा थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति का परिणाम हुआ कि ये जो है वो कानून पास हो गया। और कानून पास होने के बाद जो है आप देखिए कि किस प्रकार से कोर्ट का नाम लेकर सरकार बार बार पिछड़े वर्ग को छल करने की कोशिश कर रही है। जब पिछली बार कोर्ट ने कहा कि अब बस फैसला देने ही वाले हैं, तो सरकार को डर लगा और सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का नाटक किया। और सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई एक पक्ष या 2 पक्ष, कोई बड़ी पार्टी, बड़ा राजनीतिक दल जो है वो ओबीसी आरक्षण का विरोध करता है। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने बहुत दमदारी के साथ ये बात कही थी कि हम तो चाहते हैं कि ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए और आप जो भी इसके पक्ष में फैसला लेंगे हमें वो मंजूर होगा। इसमें सर्वदलीय बैठक की बात कहां से आ गई? और ये जो 87-13% का जो फार्मूला है, इस
फॉर्मूले को कुछ विभाग लागू कर रहे हैं, कुछ विभाग लागू नहीं कर रहे हैं। कई जगह ऐसी परीक्षाएं हुई, ऐसे विभाग हैं जहां पर 27% आरक्षण के माध्यम से परीक्षाएं की गई और कुछ विभागों ने रोक दिया गया। तो ये केवल जो है अड़ंगा डालने की भाजपाई नीति है जो आरएसएस से प्रेरित है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं संजय जी के पास आऊं उससे पहले जरा मैं कोशिश करता हूं, क्या सागर कसेरा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ? सागर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए मैं संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और मेरे जैसे आम व्यक्ति या मध्य प्रदेश का ओबीसी सामान्य या SC ST वर्ग का जो व्यक्ति है वो यह जानना चाहता है कि ये पूरे मामले हाईकोर्ट में चल रहे थे पहले, फिर हाईकोर्ट से सरकार ने कहा कि इतने सारे मामले हैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आगे अटक जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप ही सुनवाई कर लीजिए, तो सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आ गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों तक सुनवाई की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मामले आप हाईकोर्ट में भेज दो, फिर वो हाईकोर्ट में चले गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें से 2 मामले हमें भेज दो। तो मोटे तौर पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या इतना पेचीदा है या इसमें कितना वक्त लगेगा। आम लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कानूनी पेचीदगियों को। जरा विस्तार से, संक्षेप में और अच्छी भाषा में समझाइए, सरल भाषा में, जैसे आप हमेशा समझाते हैं मेरे दर्शकों को, कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर क्यों है और ये 2 याचिकाएं बुला लेने से क्या मैटर का कोई त्वरित फायदा या रिलीफ लोगों को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है और जानना चाहिए कि क्या कानून क्या है जी। कानून वो है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, अर्थात इसमें 113 मैटर आपने ओवरऑल बताए, उनमें से 2 मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट उन पर निर्णय दे देगी तो वो क्लियरिटी आ जाएगी। अब आ जाता हूं मैं कि जबलपुर हाईकोर्ट के पास जो एक भंडार है केसों का, उनके विषय में क्या होगा, क्योंकि वो लीगल प्रोपोजिशंस को सेटल जहां तक करने की बात है उससे परे हैं थोड़े से। जब सुप्रीम कोर्ट इसको चीज को सेटल कर देगी तभी जो है, और उनके पास म्याद है, वो एक सेटल करके दे देंगे आपको। जबलपुर हाईकोर्ट वाले जजेस जो हैं वो सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या यहां पे ओबीसीज को, जो 8713 का जो मामला आपने अभी बताया कि 87 उसमें ओबीसीज और उनका रिजल्ट रोका गया है जनरल कैटेगरी का, तो उसको व्यवस्थित कर देंगे जब वो उस पर अपनी ओपिनियन दे देंगे कि क्या है उसके, और उसको विद इन ए टाइम फ्रेम पीरियड में करना है, सबसे बड़ी बात। तो एक चीज, दूसरा आपको यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 50% का एक फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में दिया था, वो फॉर्मूला तो है ही, प्लस अभी जो कुछ दिन पहले आर्थिक जो बिंदु पे लेके 10% का एडिशन हुआ था, तो वो 60% की म्याद तो अभी है ही है। अगर आपको उस म्याद को क्रॉस करना है तो आपको एक लॉ पास करना पड़ेगा, उसको संविधान की सूची में डालना पड़ेगा और तदुपरांत ही ऐसा बड़ा आरक्षण दिया जा सकता है। ये बात स्पष्ट है और कई कार्यक्रमों में मैं आपसे पहले भी इस विषय पे बात कर चुका हूं जी। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय तब तक बेसिकली जब तक नहीं आ जाता कि 27% और इसका क्या होगा, तो वो तब तक इस चीज को ब्रॉडली ये चीज समाप्त नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सागर कसेरा जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कर लेता हूं और उनका रुख कर लेता हूं। सागर जी, देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले को सुलझाने में, और अभी आपके जुड़ने से पहले वरुण ठाकुर जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हमारे साथ और याचिकाकर्ता के वकील भी हैं, वो ये बता रहे थे कि ये मैटर अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो सकता है, पर आप लोग उस तरह से मोटिवेटेड होकर के इस काम को नहीं कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लग रहा है सरकार पर, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार बिल्कुल मोटिवेटेड है। हमें सबसे ज्यादा चिंता उन अभ्यर्थियों की है जो पिछले काफी लंबे समय से इस समस्या के कारण बड़ी चिंता में है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में बड़ा प्रयासरत है कि बेहतर तरीके से इस समस्या का समाधान हो, और हम भी माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ आशान्वित दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अभी देखिए, इस मुद्दे पर कुछ विषय को साफ करना बड़ा जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के जो 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया है और साफ निर्देश भी दिया है कि सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो, जल्द फैसला हो, टाइम बाउंड फैसला हो। जो अभी ये हमारे सामने विषय है वो 3 महीने का उन्होंने समय ऐसा दिया है।
इसका साफ मतलब है कि बिखरे हुए जो सभी केस हैं वो एक जगह आएंगे, सुनवाई तेज होगी और फैसला जल्दी से हमारे सबके सामने स्पष्ट रूप से होगा, हमें दिखाई देगा। अब मुझे लगता है कि इसे हम पीछे जाना नहीं चाह सकते। ये प्रक्रिया को तेज करने का एक सुचारू कदम है जो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार है, उस पर हम ध्यान देते हुए प्रयास करेंगे। ऐसा भाजपा की सरकार का और हमारी जो वकील है, जो सॉलिसिटर जनरल साहब है, वो सभी इस दिशा में बड़े संवेदनशील होकर के अपना प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए मामला अटका क्यों, इसकी पेचीदगी को और गंभीरता को समझना बड़ा जरूरी है। 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया माननीय कमलनाथ जी ने, सिर्फ चुनाव की जल्दबाजी में या जो भी उनकी राजनीतिक मंशा हो उसके चलते उन्होंने कर दिया। इसके साथ ही दो बड़ी कानूनी चुनौतियां हम सबके सामने स्पष्ट हो गई। कुल आरक्षण 50% से ऊपर चला गया, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिलाकर 70% की स्थिति पैदा हो गई। तो ये स्थिति सामने आई तो ये असाधारण परिस्थितियों और ठोस डेटा जो कोर्ट में साबित करना जरूरी था, इसके अभाव में ये मामला यहाँ फंस चुका है और इन्हीं आधारों पर कई याचिकाएं दायर हुई और अब जाके मामला जो है इस स्थिति में है जो हम सबके सामने यथा स्थिति है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पीछे से लगाकर अब तक के ठोस डेटा बनाए, पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया, गौरीशंकर बिश्नोई जी की रिपोर्ट और अन्य रिपोर्टों को आधार बनाकर के कोर्ट में तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया, जिसके कारण आज माननीय कोर्ट इस स्थिति तक पहुंचा है और अंतरिम सुनवाई को पिछले आगामी 30 दिनों के अंदर यथा स्थिति में लेकर आकर के एटलीस्ट 87-13 का फैसला ले पाए और जितने अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं का समाधान और ओबीसी वर्ग को न्याय मिले। 27% का जो पूरा ओबीसी समाज आशान्वित दृष्टिकोण से न्यायालय की ओर देखता है, स्थिति पैदा हो सके, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं। वरुण जी, देखिए सरकार की तरफ से बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, कहां कोशिशों में कमी लग रही है? वरुण जी, आप जरा तकनीकी तौर पर सीधे पॉइंट टू पॉइंट बताइए कि कहां आपको लगता है कि सरकार यहां पर आप मदद कर सकती थी या नहीं की? मैं आपको बहुत सीधे और सरल शब्दों में बताता हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट ने और ना हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके से कानून पे कोई रोक नहीं लगाई है, किसी भी तरीके का कोई रोक नहीं है। बात है 50% की, जैसे सीनियर एडवोकेट संजय जी ने बोला, तो इंदिरा साहनी का जजमेंट ही परमिट करता है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। और ऐसा मध्य प्रदेश ही नहीं, लगभग 15 ऐसे प्रदेश हैं जो ऑलरेडी 50 की सीमा क्रॉस कर चुके थे ईडब्ल्यूएस के पहले। ईडब्ल्यूएस के बाद तो ये पूरी चीजें ही खत्म हो गई, परंतु हो क्या रहा है, जब कानून जब एग्जीक्यूटिव के पास आता है तो जिम्मेदारी होती है इंप्लीमेंटेशन की एग्जीक्यूटिव की। तो ये एक तरीके से लेजिस्लेशन के कंटेम्प्ट हो रहा है। अगर लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाती है तो उसको अक्षरशः ट्रू स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए था एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव कर नहीं रहा। अगर कोई स्पीकर इसमें संज्ञान ले और इनिशिएट करे कंटेम्प्ट, तो ये विधानसभा का कंटेम्प्ट हो रहा है, क्योंकि कानून ऑलरेडी नोटिफाइड है, फोर्स है। जब फोर्स में है कानून तो इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सकता है? एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से कानून के ऑब्जेक्ट को रोका जाता है। ऑब्जेक्ट को ये कहते रोकते हैं 13% होल्ड कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, क्योंकि सभी अंग जब बराबर तरीके से काम करेंगे तभी डेमोक्रेसी सुचारू रूप से चल सकती है। जिस तरीके से विधायिका ने कानून बनाया था उसका अक्षर से पालन कराने की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं अभिलाष जी आपके माध्यम से एक स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं जी। देखिए 50 और 60 वाला, जैसे मैंने बताया, कानून की अगर आप मुझसे व्यवस्था पूछें तो भारत में कोई भी राज्य, प्रदेश, केंद्र सरकार, कोई भी जो बेंचमार्क है 60%, मतलब कि 10% आर्थिक और 50% जैसा मैंने पहले बताया, वो 60% की म्याद को पार नहीं कर सकता। मैं वरुण जी की बात से सहमत करता हूं कि कई प्रदेशों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र का आपको याद होगा, महाराष्ट्र ने मुस्लिम आरक्षण करने का प्रयास किया था तो उसको बाहर निकाल दिया गया था। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि 50 और 60 की जो म्याद है, जैसा आपने बताया, उस म्याद को क्लीन करने के लिए या उससे ऊपर जाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी,
वाया गवर्नर उनके पास जाएगा और उसको संविधान की सूची में रखना होगा, तभी वो नॉन चैलेंजेबल होगा। अर्थात अगर इसके अलावा इस प्रोसेस को अडॉप्ट किए बगैर आप कोई कानून भी बनाते हैं तो वो कानून जो जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत आ जाएगा और उसको हटना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वापस आता हूं मैं आनंद जाट जी आपके पास। आनंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं सागर जी के पास आऊंगा जी। भाजपा के प्रवक्ता ने दो बातें कही कि कमलनाथ जी की कोई चुनावी मजबूरी रही होगी। 18 में चुनाव हुए थे दिसंबर में, और जुलाई 2019 में कानून लाने की हमने हर संभव कोशिश कर दी थी। तो चुनाव के लिए भाजपा है, हम लोग चुनाव के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए आया था तो 50% की सीमा तो उसी समय हट गई थी कि उसके ऊपर है वो। बहरहाल प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में आज लागू है, उस 27% आरक्षण को कार्यपालिका की तरफ से क्यों रोका जा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने, राज्यपाल ने, सबने उसे पारित किया है। तो क्या विधायिका के काम को रोकने का अधिकार सरकार को है या सरकार के अधिकारियों को है, किसी विभाग को है? प्रश्न ये है। अभी तो इस जो 13% की रोक है, इसे न्यायालय ने नहीं रोका है। अगर न्यायालय रोक देता तो कह देते कि मोहन यादव जी न्यायालय की शरण में जाकर या न्यायालय से न्याय दिला लाएंगे, लेकिन यहां तो मोहन यादव जी के अधिकारियों ने इसे रोका है। और 2019 से अब तक 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ओबीसी का आरक्षण जस का तस है। कमलनाथ जी थे, फिर शिवराज चौहान जी थे, अभी मोहन यादव हैं। तो प्रश्न यह है कि न्याय देने की नीयत जो है वो भाजपा की नहीं है। ठीक है, न्याय देने की नियत होती तो ये कानून आज जो है इंप्लीमेंट में आ जाता। चड्ढा साहब ने प्रोसीजर की बात की है, तो अगर भाजपा की नियत होती तो केंद्र में भी कानून लाकर इसे अनुसूची में डालकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो सकता है। लेकिन भाजपा की नियत जो है वो ओबीसी विरोधी है, गांव की गरीबों की विरोधी नीति है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। ठीक है, सागर जी प्लीज बताइए क्या कहेंगे आप। अब देखिए, सबसे पहली बात कि कांग्रेस वो पार्टी जिसने कभी भी ओबीसी समाज का सम्मान नहीं किया, जो एक मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का न दे पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी के मुख्यमंत्री, लेकिन ओबीसी को फायदा क्या दिया? ओबीसी को फायदा क्या दिया वो बताइए। जवाब दे रहा हूं, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप केवल ये बताइए पिछड़े वर्ग को फायदा क्या दिया आपने? पिछड़े वर्ग को फायदा होगा जब आप 27% आरक्षण देंगे। सीधा प्रश्न ये है कि 27% आरक्षण दीजिए और फिर ओबीसी के फायदे की बात कीजिए। इनके कारण ये आधा अधूरा अध्यादेश लेकर इस कानून को बनाया गया, जिसका भुगतान आज तक भी हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको पूरा सच बताता हूँ। आपने कहा अभी हमारे बीच में कहाँ लड़ रही है लड़ाई? कहाँ लड़ रही है लड़ाई? कौन सी लड़ाई लड़ रही है? मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये सबसे बड़ा कानून की संवैधानिक वैधता, उसका अनुप्रयोग और उसकी भर्ती प्रक्रिया न्यायालय में चुनौती विभाग रोक रहा है। एक विभाग, शिक्षा विभाग कह रहा है कि 27% आरक्षण लागू नहीं होगा। सुनने का हौसला रखना पड़ेगा। सामाजिक न्याय विभाग कह रहा है 27% आरक्षण होगा। जी बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, ये आपके कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, कांग्रेस का मंच नहीं है जहाँ चिल्ला चोट करके आप अपनी बात जीत लेंगे। तरीके से बहस होगी। सुनिए, आपने कार्यपालिका पर सवाल जवाब झूठ बोल रहे हैं, आप टीवी पर झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठी कांग्रेस पार्टी है, पूरा देश जानता है। क्यों साबित करने पर मजबूर कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव मनमर्जी से उसे लागू नहीं कर सकते। सीधी बात समझिए। एक मिनट आनंद जी, एक मिनट। अच्छा, सागर कसेरा जी, जो एक आरोप बार बार कांग्रेस, सागर जी एक मिनट, सागर जी के साथ लागू करना होता है, बाद में निरस्त ना हो। अगर सरकार बिना न्यायिक स्पष्टता के 27% की भर्ती को लागू करती है और बाद में कोर्ट कह देता है कि प्रक्रिया दोषपूर्ण है, ठीक है, तो नुकसान किसका होगा? चलिए ठीक है, का नुकसान होगा ना। ठीक है सागर जी, हो सकती थी, जिनकी मेरिट लिस्ट उतनी हो सकती थी, जिनका पूरा भविष्य अदालतों में फंस जाता। ठीक है सागर जी, मोहन यादव जी की सरकार सागर जी इसका परिणाम ठीक है सागर जी। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए सियासत से हटके मैं सवाल पूछता हूं। जो कांग्रेस आरोप लगाती है, जो बार बार वरुण ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या सरकार के पास कोई वैलिड ग्राउंड या सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट का कोई
ऐसा आदेश है जिसमें यह कहा गया है कि 13% पद आपको होल्ड करने हैं? पहला सवाल यह है। इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है, इसको मैं सप्लीमेंट करूंगा कि क्या आपने कभी माननीय कोर्ट से जाकर के यह पूछा कि ये 13% हम होल्ड करें या ओबीसी को दे दें? क्योंकि बार बार आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ना तो ऐसी कोई रोक लगाई है, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी वरुण जी ने कहा कि आपसे बोला कि भाई 13% को हम अनहोल्ड कर देते हैं, इसको आप कर लीजिए, तो आपने समय मांग लिया। मतलब आप वो 13% को होल्ड पर रखना चाहते हैं, ऐसे सीधे आरोप लगे हैं। तो आपके पास आधार क्या है वो 13% होल्ड करने का? और अगर कोई कंफ्यूजन था तो क्या आपने कोर्ट में जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से इजाजत मांगी कि हम यहाँ पर भर्ती कर लें? देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा, माननीय सॉलिसिटर जनरल स्वयं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपना पक्ष मजबूती से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा, मैं फिर बताता हूँ। विधायिका लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, वहां तक ठीक है, लेकिन कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की जो ड्यूटी है वो लागू करने से ऊपर इस प्रकार से व्यवस्था बनाने की होती है जो अदालत में टिके, वैधता के साथ हो, कभी निरस्त न हो। और इसीलिए मोहन यादव जी की सरकार इस प्रकार के न्यायिक ना आप सागर जी फिर बात घुमा रहे हैं, आप मुझे प्रोसीजर समझा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास क्या कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसमें लिखा है कि 13% पोस्ट को होल्ड कीजिए? क्या आपके पास कोई ऑर्डर है ऐसा जिसमें माननीय कोर्ट ने कहा है कि 13% पोस्ट पर आप नौकरियां नहीं देंगे? है क्या नहीं? लेकिन मैं इसी बात पर आ रहा हूं। उसके पहले समझना ये बात जरूरी होगी कि अगर कोर्ट ये बात कहता है कि प्रक्रिया दोषपूर्ण होगी और उसे अननेसेसरी बिना स्पष्टता के अगर मध्य प्रदेश की सरकार जबरदस्ती इस काम को करती है जो कि कमलनाथ जी ने किया था, तो क्या होगा? आज ओबीसी के बच्चों का भविष्य वैसे ही घर में लटका है, वो और अधर में जाएगा। उनकी नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं, जिनकी मेरिट लिस्ट उनकी है वो हो सकती है। तो क्या सागर जी, चलिए सागर जी, मान लिया कि आप कंफ्यूज थे, मान लिया आप क्लियर नहीं थे, आपको डर था कि इनका भविष्य खराब होगा, क्या सरकार ने कोई याचिका लगाई या सरकार ने कोई एक्सेप्शन या सरकार ने कोई रिलीफ मांगा माननीय कोर्ट से कि 13% इनका हम अभी वैकेंसी देने जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है, संजय जी को भी इस बारे में जानकारी होगी कि इस तरह के मामले में छत्तीसगढ़ कोर्ट ने जब डिसीजन दिया तो बाकायदा वहां पर नौकरियां दी जा रही हैं। सागर जी, आपके नॉलेज में मैं डाल दूं, और उसमें उसके नीचे एक क्लॉज लिखकर दिया जा रहा है कि आपकी नियुक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन होगी। अगर वो कह देते हैं कि ये पोस्ट ओबीसी को नहीं जानी है तो हम 8 साल 10 साल बाद आपको हटा सकते हैं। कम से कम इन 5 सालों में जो हमने फजीयत करा दी युवाओं की 6 सालों में, उनको नौकरी मिल जाती है। बीच का रास्ता था, और आप खुद कह रहे हैं कि आप चाहते हैं, आप वो व्यवस्था बना रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले। तो जब आप चाहते हैं ओबीसी को आरक्षण मिले, ओबीसी चाहते हैं ओबीसी को आरक्षण मिले, माननीय कोर्ट चाहता है ओबीसी को आरक्षण मिले, तो पॉसिबिलिटी इस बात की थी कि आप कोर्ट में जीत जाते, तो उसके हिसाब से एंटिसिपेट करते हुए आपको नौकरी दे देना था। फिर शको शुबा था कहां आपको, जो आप अभी तक पोस्ट को होल्ड करके बैठे हैं? मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार इस पर पूरा प्रयास कर रही है। पूरा जो मैटर है 1992 के इंदिरा साहनी का जो ओबीसी आरक्षण को जिसके अंतर्गत वैध माना गया, उसके केस के आधार पर लटका हुआ है। 50% से ऊपर जाना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सोच देता है और संवैधानिक औचित्य इसके लिए आवश्यक है। और इसीलिए आज अगर हम देखें समस्या क्या आप अपनी प्रक्रिया करते रहिए ना सागर जी, मेरे सवाल का जो आप प्रक्रिया करते रहिए, तब तक आपने नियुक्ति की अनुमति क्यों नहीं मांगी जैसी छत्तीसगढ़ ने मांग ली? मैं आपसे ये सवाल सीधा सीधा कर रहा हूं। आप प्रक्रिया को और 20 साल चलाइए, आधार बनाइए। 6 साल आपने चलाया, आप 20 साल और लीजिए प्रक्रिया को, पर नौकरी तो दीजिए इस बीच में। 16%, एससी के 16%, एससी का 20%, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% मिलाकर 70% तक पहुंचने की स्थिति बनी। और यही न्यायिक चुनौती, यही नियुक्ति। एक मिनट सागर जी, ये छत्तीसगढ़ में भी बनी है। यह कोई आप विशेष परिस्थितियों में काम कर करके जनता को राहत देने की कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक रास्ता निकाला, उन्होंने नियुक्ति दी और नीचे लिख दिया आपकी नियुक्ति माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन है। आप लोगों ने यह राहत क्यों नहीं दी? ऑलरेडी 6 साल लिए आपने अपनी व्यवस्था बेस बनाने के लिए। आप कह रहे हैं 1.5 साल में कमलनाथ सरकार विधेयक ले आई, 6 साल में आप उसका बेस नहीं बना पा रहे हैं, और उसके बाद नियुक्ति के लिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगा करके परमिशन मांग लीजिए। या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद ही बता देगा कि नहीं दे सकते भाई, ऐसी नौकरी निकालते वक्त दिक्कत होगी। कम से कम आपके सर से पाप तो हट जाता। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही इसमें पूरे कल्प्रिट बनकर बैठ गए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझती है कि समस्या क्या है और मानवशील जनता है, इसलिए ऐसा कोई कल्पित वाला विषय आता नहीं है। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि 13% पर अटके हुए ओबीसी युवाओं को राहत मिले, और इसीलिए एक राज्य का एंट्री मॉडल उठाकर दूसरे राज्य पर जो है मैकेनिकली चिपका देना, ये कांग्रेस की एक बड़ी बीमारी है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इस प्रकार से नहीं करने वाली है। हमें एक बात समझनी है कि हमें बेसिकली हेडलाइन से पहले और लीगल सस्टेनेबिलिटी
को बाद में ऐसे काम नहीं ठीक है, मैं संजय जी के पास आ जाता हूं। फर्क समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं आपको। ना। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक इंटरिम प्रोटेक्शन के आधार पर राज्य को एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की राहत दी थी। कुछ मामलों में कोर्ट ने सिलेक्शन अपॉइंटमेंट प्रोसेस जारी रखने की अनुमति दी थी, इसलिए वहां सरकार ने कदम उठाए। लेकिन यहाँ पर मामला अलग है। मध्य प्रदेश में वही एग्जैक्ट बेसिकली जुडिशियल अम्ब्रेला नहीं मिला है हमको, और वही स्थिति है कि आपने मांगा ही नहीं है। सागर जी, एक याचिका बताइए जहां मांगा हो आपने मांगा हो, मुझे बता दीजिए कौन सा जुडिशियल अम्ब्रेला मांग लिया आपने। और स्पेसिफिक केस में 13% होल्ड की बात कही थी माननीय कोर्ट ने। स्पेसिफिक केस में वरुण जी, क्या सारी पोस्ट के लिए रोक लगाई गई थी या स्पेसिफिक केस था, जरा बता दीजिए सागर जी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडवोकेट जनरल, तत्कालीन एडवोकेट जनरल प्रशांत गौरव जी आजकल दिल्ली हाईकोर्ट में माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक ओपिनियन दिया था कि जिनमें एडवर्टीजमेंट पे स्टे है उसको रोक के बाकी की चीजें 100% पे पोस्ट को फिलअप कर देना चाहिए। स्पेसिफिक केस के लिए था। अब हो क्या रहा है सर कि 13% ओबीसी का युवा और 13% जनरल का युवा, सो दोनों के साथ में धोखा हो रहा है। ये मतलब युवा शक्ति के साथ में धोखा हो रहा है। बात संजय जी के पास आता हूं, समय खत्म हो गया। संजय जी से फाइनल कमेंट लेता हूं। संजय जी, ये मामला जनहित का है। ये मामला इसलिए जनहित का है कि इसमें ओबीसी के 13% रोके जा रहे हैं, जनरल के 13% रोके जा रहे हैं कि पता नहीं भाई फैसला इनकी तरफ आएगा कि इनकी तरफ आएगा। इधर आ गया तो इनको देना पड़ेगा, इधर आ गया तो इनको। इसके लिए बीच का रास्ता जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला, कोई निकाला जा सकता था कि भाई 13 में से हम 7 या 8% हम दे देते हैं ओबीसी का, 6% दे देते हैं जनरल का, और इसको हम कंटिन्यू करते चलते, क्योंकि लोग ओवरेज हो रहे हैं, लोगों के साथ समस्याएं हो रही हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही। रोजगार, हमारे यहां सरकारी नौकरी बहुत बड़ा विषय है, वो एक व्यक्ति नहीं पूरे परिवार की इंपॉर्टेंस उसमें बहुत ज्यादा है। तो क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता था मानवीय आधार पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के अगर प्ली की जाती तो? क्योंकि जब वो छत्तीसगढ़ को राहत दे सकते हैं तो क्या मध्य प्रदेश सरकार को मिल सकती थी? देखिए, छत्तीसगढ़ ने थोड़ा कदम आगे बढ़ाया था जी। वो एक अध्यादेश लाके उन्होंने उस पर काम करने का प्रयास किया था। लेकिन मैं आपके मूल प्रश्न को 2 लाइन में जवाब देता हूं। स्पेसिफिक पोस्ट के लिए रोका गया है ये कि भाई अगर इसको अभी रोक दीजिए, इसको मत करिए। आप उसी को बहाना बना के बाकी सब जगह पे लगा रहे हैं। पहली चीज, अगर उसको ही कोई चैलेंज करे तो वो चैलेंज योग्य है, नंबर 1। और सरकार अगर उनसे पूछ के कर ले कि भाई क्या करें, 100 पोस्टें हैं, इनको भरने का तो अभी दीजिए आप रास्ता। और जब तक ये रास्ता मांगेंगे, क्लियर है, ये सेटल्ड लॉ है, सिर्फ और सिर्फ 50% प्लस 10% आर्थिक आरक्षण, 60% की म्याद नहीं लांग सकते। ये कानून है। अगर लांगना है तो उसका प्रोसेस है, और वो प्रोसेस कोई 25 साल नहीं चलने वाला है। आप अगर एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी इसका अवलोकन करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी, गवर्नर उसी के आधार पे इनसे कहेगा ये एक अध्यादेश पारित करेंगे, गवर्नर उसको राष्ट्रपति को भेजेगा, मंजूरी मिल जाएगी और संसद से पास होके वो सब जगह। तो कांग्रेस, ये भाजपा की सरकार है, ये तो बहुत आसान है इनके लिए। ये तो अगर चाहे तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इनके पॉलिटिकल विल हो तो 2 महीने में करके ये खत्म हो जाएगा प्रोसेस। अच्छा संजय जी, कई जगह 70% से ऊपर है, आपने कहा साउथ के कुछ स्टेट हैं। तो जी क्या हाँ, क्या वहां पर क्या वहां पर 5-6 साल लगे थे? क्योंकि अभी तो बीजेपी सरकार कमलनाथ के बाद से करीब 6 साल हो गए, 7वां साल ये चल रहा है। सर, नहीं लगे थे, वहां पे भी यथाशीघ्र हुआ था। मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता। सागर जी, बहुत संक्षेप में आपसे अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सागर जी, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये आप ही कहते हैं, मैं नहीं कहता, दुनिया की, आपके पास दुनिया के सबसे अच्छे वकील, आपके पास डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार, और कांग्रेस समर्थित या विपक्ष के सत्ताधारी दल जो जहां पर हैं दूसरे राज्यों में, वो आकर के अपने जनता का हक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रख के अपना ले जाते हैं। तो आप ऐसी कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपको बना दिया मध्य प्रदेश की जनता ने? दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आपके पास लीगल लॉबी है, उसके अलावा आपके पास डबल इंजन की सरकार की पावर है, और फिर भी उनका मुद्दा जो आप 6 साल से कोर्ट में ठीक ढंग से पेश नहीं कर पा रहे। मैं कह रहा हूं कांग्रेस गलत थी, उसने गलती कर दी, उस गलती को सुधारने में आपको 6 साल लग गए सर, और कितने साल दें हम? नहीं, देखिए, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। ओबीसी वर्ग की ये जो लड़ाई है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व की सुशासन की सरकार बेहतर तरह से न सिर्फ लड़ेगी बल्कि सफलतापूर्वक ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। सर, देर से मिला न्याय अन्याय के समान होता है सागर जी, का उदाहरण देना जी। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है।
आप न्याय दिलाएंगे? बिल्कुल अन्याय नहीं होगा महोदय। हो रहा है महोदय, हो रहा है। 6 साल से हो रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। 6 साल की कीमत आप नहीं समझते। एक बेरोजगार आदमी से पूछिए जो सिलेक्टेड होकर के बैठा है, जिसको बोला है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, जिसको बोला गया है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इंतजार करो कभी भी तुम्हारे पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। एक एक दिन कैसे कटता है ना, ये इंतजार के लम्हे बड़े अजीब होते हैं। दिल सीने की बजाय आंखों में धड़कता है। हर डाकिये को, हर पोस्ट को वो कैसे देखते होंगे, आप अभी उनकी मनोदशा समझ नहीं सकते। आप समझिए कि मामला लीगल तो है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल इसका एस्पेक्ट है। उसको देख करके कोई राहत जल्द से जल्द निकालिए, यही मेरी दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए वरुण ठाकुर जी का, संजय चड्डा जी का, सागर जी का और आनंद जाट जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।